हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 5 ऑफ वेव्स। और इसके अंदर हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और ये वो टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल कॉमन है साउंड वेव्स के लिए भी, स्ट्रिंग वेव्स के लिए भी, ईएम वेव्स के लिए भी। ईएम वेव्स हमारा क्लास 12th में आएगा। और इवन इट इज बेनिफिशियल इन वन मोर चैप्टर ऑफ 12th, दैट इज एसी फंडामेंटल्स। तो वहां पे भी ये इसका काम आएगा जो हम आज सीखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। फिर मैं उस डेफिनेशन पे आता हूं ऊपर। जैसे एक ही स्ट्रिंग में मान लो दो वेव्स आ रही हैं। ये एक स्ट्रिंग है जिसपे दो वेव्स आ रही हैं और हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल पी को स्टडी कर रहे हैं कि इस पार्टिकल पी के कारण क्या होगा। तो हम पहले ये बात समझेंगे, जो ये ए वेव आ रही है और ये बी वेव यहां से आ रही है, ए वेव और बी वेव यहां से आ रही है, ये इस पार्टिकल में भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। ये वाली बी वेव भी इस पार्टिकल में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी और अल्टीमेटली इस पी पार्टिकल को जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, इस पी पार्टिकल को जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ दीज वेव्स। मतलब तुम इसके कारण डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो। इसको डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली जो हम वेव्स पढ़ रहे हैं उसमें कैसी डिस्प्लेसमेंट मिलती है इसको? एसएचएम। ये तो ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने की, एसएचएम करने की एक वेव इक्वेशन है। तो यानी कि इस पी को जो ऑसिलेट कर रही है, ये ए वेव भी कर रही है, बी वेव भी कर रही है, और नेट अल्टीमेटली हमने पी बिल्कुल सेंटर में लिया है, इसलिए आपको यहां पे क्या दिखाई दिया कि ये दोनों कंबाइन करके इस तरह से बन गया। ये पी पार्टिकल को नेट डिस्प्लेसमेंट यहां मिली और थोड़ी देर के बाद ये अपनी अपनी जगह चल पड़े। बी यहां निकल गया, ए वहां निकल गया। देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टर्बेंस यहां से चल रही थी, यहां से यहां निकल गई, ये यहां से निकल गई, लेकिन पी पार्टिकल के साथ बीच में ये उसको डिस्प्लेस करके गई, उसको डिस्टर्ब करके गई। फ्लो ऑफ एनर्जी है, हर पार्टिकल को एनर्जी देती हुई जा रही है। और हम पर्टिकुलर एक पार्टिकल को स्टडी करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ, जब हम वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो ध्यान से, अब मैं इसको रीड करता हूं। व्हेन टू आर मोर वेव्स, समझ रहे हो आप, सुपरपोज ऑन अ मीडियम पार्टिकल, पी वही जो मैंने अभी डिस्कस किया, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट हो गया दोनों के कारण, इज गिवन बाय द फेजर सम। वो फेजर सम क्यों बोला है वही मैं आप इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अभी आपको। इज गिवन बाय द फेजर सम, आप बोलो सम, अभी सम ही समझो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फेजर सम क्यों लिखा है। ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोनेंट वेव्स, कंपोनेंट वेव मतलब इन दोनों के कारण, दोनों वेव्स को कंपोनेंट वेव, एट दैट मीडियम पार्टिकल, उस मीडियम पार्टिकल पे इंडिपेंडेंटली, मतलब उनका फेजर सम लो, इसके कारण जो है वो अलग से लो, इसके कारण जो है वो अलग से लो, और फिर उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब मैं डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना आपको सिखाऊंगा, जिसको हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के नाम से। अभी मैंने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम बोला और आपको बता रहा हूं कि हमने ऐसा क्यों बोला, ये भी समझें। दो सोर्सेज हैं जो दो वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, एक S1 और S2 हैं। ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है जो ऐसी वेव्स को प्रोड्यूस कर पाए। ये दोनों सोर्सेज आपके साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हो सकते हैं। ये लाइट वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब लाइट वेव्स की बात आएगी तो हम सेम टॉपिक हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, सेम, बिल्कुल सेम। तो इसलिए ओवरऑल ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूं। S1 और S2 आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं, जिनकी जो वेव्स वो प्रोड्यूस करते हैं आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब यह होता है कि उनके बीच में कभी भी फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अब आप समझना इस फेज डिफरेंस को, क्या कि फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ, देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहे ना, समझना, दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस चेंज होगा ही कैसे? ये एक वेव है, और मान लो ये दूसरी वेव है, ये दूसरी वेव है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, क्योंकि ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच का एक फेज डिफरेंस है। आपको मैं ये बता दूं कि अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे ये फेज डिफरेंस देखूं, इधर
जैसे मैंने यहां देखा इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। अब मैं 3 वेव्स के बाद देख रहा हूं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये वाला फेज डिफरेंस जो इन दोनों के बीच का गैप, ये और इन दोनों के बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो। अगर फ्रीक्वेंसी सेम ना हो तो मतलब वो कैसी वेव हुई, वो अगर ऐसी वेव होती, ये कोहेरेंट सोर्स की वेव नहीं है, ये S1 S2 की वेव है, ये मान लो S3 वेव है, ये S3 की कोई वेव है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब फेज डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, हर जगह फेज डिफरेंट आएगा। स्टार्टिंग में जो फेज डिफरेंस था वो एंड में अब जैसे यहां पे इसका फेज डिफरेंस S3 और S1 के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। लेकिन एक वेव खत्म होने के बाद जीरो रहा नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। ये समझनी मैंने, ये बात आपको बतानी है। इसलिए क्या लिखते हैं बुक्स डेफिनेशन को कोहेरेंट सोर्स की, कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो अपने आप हो जाएगा अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो। वापिस हम इधर आते हैं, S1 और S2 आपके दो कोहेरेंट सोर्सेस, इन दोनों ने वेव्स प्रोड्यूस की, एनर्जी प्रोड्यूस की, और हम स्टडी कर रहे हैं मीडियम पार्टिकल P के बारे में। तो मीडियम पार्टिकल P जो है वो ऑसिलेट करेगा S1 वेव के कारण भी और S2 वेव के कारण भी। तो S1 वेव के कारण जो वो ऑसिलेट करेगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो देखते हैं। उसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y x1t, क्योंकि वो x1 डिस्टेंस पे है, विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1। मैंने इनिशियल फेज 0 लिया हुआ है। और y x2t, ये डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू क्या है, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y1, इसको y1 लिख दो, इसको y2 लिख दो। y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p, आप लिख सकते हो अपनी कॉपीज पे। y1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P ड्यू टू S1, और y2 ऐसे ही लिख सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P ड्यू टू S2। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें मिल गई, a साइन ओमेगा टी माइनस के x2। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। अब जब मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट y नेट ऑफ पार्टिकल P, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P ड्यू टू बोथ S1 एंड S2, क्या होगा, ड्यू टू बोथ S1 S2, y नेट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। इसको अब ये क्या है, y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट SHM है, इक्वेशन ऑफ SHM है, ये इक्वेशन ऑफ SHM है, किस पार्टिकल की, P पार्टिकल की, ड्यू टू S1। अब ये क्या थी, ये इक्वेशन ऑफ वेव है, ये एनी पार्टिकल के लिए, हर पार्टिकल SHM कर रहा है एट एनी डिस्टेंस x, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हमने पार्टिकल फिक्स कर दिया x1, तो अब ये इक्वेशन ऑफ SHM है। जब पार्टिकल फिक्स नहीं है तो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव है। ये बातें इसमें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वेव्स को लेके। अब देखना जरा ध्यान से मैं क्या बोलूंगा। इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है ये अब हमने सीखना है। मैं वापस इस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं कि हम अभी सीखने क्या लगे हैं कि दो SHM को ऐड कैसे करते हैं। ये इन दो वेव फॉर्म्स, ये दो इक्वेशंस कैसे ऐड की जाएंगी। मुझे इक्वेशन कौन सी ऐड करनी है, आप सोचो क्या है। ए साइन ओमेगा सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2। ये इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी, इनको हम किस तरह से हम इनको ऐड करेंगे, ये अब मैंने अगले टॉपिक में सीखना है और उसको अच्छे से हम समझेंगे। उसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ SHM। अब सुपरपोजिशन ऑफ SHM करने से पहले में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हम साइन वेव्स किस तरह से लिखते हैं।
साइन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है वो बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख दिया मैंने, -30 डिग्री। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे लिखा, इसको इसकी वेव फॉर्म को समझेंगे। इसकी वेव फॉर्म कैसी होगी देखो, इसकी वेव फॉर्म होगी -30 डिग्री लिखा ना, -30 डिग्री मैं बनाता हूँ -30, फिर आपको समझाता हूँ -30 डिग्री कैसे आएगा। मैंने पहले भी आपको एसएचएम के दौरान समझाई हैं ये बातें, लेकिन अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। देखो ऐसे याद रखना चाहिए, ये आगे चल रहा है, फंक्शन चलता जाएगा ऐसे। ये वेव फॉर्म, ये किसका फंक्शन, ये साइन फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं y विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। पहले भी आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन अगर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाता है, एंगल। ठीक है, और हम प्रेफर करते हैं, और ये 30 डिग्री आपका ये इस तरह से है, और ये आगे से क्यों शुरू किया, क्योंकि -30 डिग्री है, -30 डिग्री हो तो आगे से शुरू कर। अब -30 डिग्री पे ये आगे से शुरू हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है, आगे क्यों है, हमें तो लग रहा है कि यार ये तो प्लस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखते, इसको देखा जाता है कि t=0 पे इसकी क्या वैल्यू आई। t=0 पे इसकी वैल्यू है a sin -30, a sin -30 हो गया -a/2। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव, ये a है, a इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये कहीं आधे a पे इसका ऐसा है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपने इसको। और ये आपका π/6 है, π/6 यानी 30 डिग्री है, एक ही बात है, π/6 लिखो या 30 डिग्री लिखो। ठीक है, जनरली हम रेडियंस में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका y=a sin ω t -30 डिग्री अगर हो तो ऐसा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या इक्वेशन लिखूंगा, एक और नई इक्वेशन लिखता हूं। अब अगर +30 डिग्री हो तो +30 डिग्री हो तो कैसे बनेगा, देखो बनाओ। +30 डिग्री हो तो देखो कैसे बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पहले से शुरू होगा, ऐसे बोलना है इसको, +30 डिग्री तो पहले से। ठीक है, यहां से ऐसे। ठीक है, क्या ये ए है, ये ए है, एम्पलीट्यूड जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से, तभी वहां ए लिखा है, ये एम्पलीट्यूड होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे प्लस पे क्यों पीछे से शुरू किया, पीछे से क्यों शुरू किया, इसलिए ध्यान दो, इसलिए कि जब आप t=0 डालोगे तो देखो क्या वैल्यू आई, a sin 30 यानी a/2, यानी ये a/2 होगा, 0 पे इसकी वैल्यू a/2, इसलिए ये पीछे से शुरू करना पड़ता है। तो मैंने याद रखा हुआ है कि पीछे से शुरू करते हैं, जब प्लस हो और माइनस हो तो आगे से शुरू करते हैं। तो दिस इज π/6, दिस इज π/6। ये आपने बात समझनी है जो मैंने आपको बताई। और इन वेव फॉर्म्स को मैं शिफ्टेड वेव फॉर्म्स बोलूंगा, जिनमें ये माइनस या प्लस हो तो। ठीक है, नहीं बोलो या नहीं बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आती है बात क्या, कि अगर ऐसा होता देखो, ये तो आपको पता चल ही गया। अब y=a साइन ओमेगा टी होता सिर्फ। ठीक है, तो फिर कैसी वेव बनती, ये तो सबसे पहली है बेसिकली। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक हो गया कि कुछ भी शिफ्टेड नहीं, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ये तो आएगी ऐसी, ये तो बिल्कुल सेम वैसी ही आएगी। ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब एक और बात, इन्हीं साइन वेव्स को अपनी सिंपलिसिटी के लिए ध्यान देना, हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये वेक्टर है नहीं, प्लीज कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर नहीं है, लेकिन अब आपने समझना है इस बात को जरा, कि हम इसको किस तरह से, हम इसको एक फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट फेजर। इसलिए करेक्ट वर्ड इसका है कि हम इसको फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं, विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, बट इट इज नॉट अ वेक्टर। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, मैं अभी बताता हूं आपको क्या मतलब है इसका। ये देखो, इसी वेव फॉर्म को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम इसको इधर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखना, ये वाली फर्स्ट वेव फॉर्म को फेजर में जब रिप्रेजेंट करना होगा, सिंपल है वो बहुत। देखो, इसको -30 है ना, तो -30 ये आपकी रेफरेंस हो गया 0 डिग्री, ये आपकी रेफरेंस लाइन है।
ठीक है, यहां से कितना एंगल -30, तो नीचे बना देना है -30, नीचे बना देना है -30। ये आपका y हो गया कितना एंगल 30 डिग्री। जब तुमने नीचे बनाया तो मतलब ही हो गया कितना 30 -30। ठीक है, क्लॉकवाइज बनाया, क्लॉकवाइज बनाया, ये 0 डिग्री वाली लाइन है आपकी। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाला बनाओ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस वाले को, प्लस वाले को जब आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है ऊपर। ठीक है, एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है 0 डिग्री से, ऊपर नीचे नहीं बोलना चाहिए आपने, एंटी क्लॉकवाइज बनाया हमने, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कितना 30 डिग्री, प्लस हो तो ऐसे, तो ये आपकी वाई आ गया। वाई एक साइन वेव है एक्चुअली, लेकिन हम उसको अपनी कैलकुलेशन की सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की सिंपलिसिटी के लिए। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, ये कहीं आएगा, ये तो बिल्कुल रेफरेंस पे आएगा, ये तो आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल ऊपर ही आएगा इसके। ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको अभी बताया। अब इस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर चैप्टर के अंदर है ये सब। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं ये बातें। अब मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बारे में बात करेंगे। अब क्या होती प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें, मैं ये बता रहा हूं आपको। जैसे मुझे बोल दिया गया कि आपको ना ऐड करना है दो वेव फॉर्म्स को, दो डिस्प्लेसमेंट्स को, इसी तरह से जो साइन फंक्शंस हैं, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी -30 डिग्री, वही ले लेते हैं चलो। ठीक है, दिस इज y1, और y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी +30 डिग्री, वही जो दो ऊपर हमने ली थी। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे बोला गया कि इनको ऐड करो। अब ऐड करो तो जरा सोचो जरा आप कि इनको ऐड करना कोई आसान काम नहीं होता। अगर हम इनको साइन फंक्शन जो हमने देखा ऊपर वैसे ही अगर हम इसको देखते, देखो जरा दोबारा बना रहा हूं मैं आपके लिए, दोबारा बना रहा हूं, ये देखो, ये पहला -30 वाला इधर, ठीक है, ये इधर, पता है आपको। फिर दूसरा, ये आपकी आ गई y1, ठीक है, y1, और ये आ गया आपका y2। y2 देखो कैसा, y2 प्लस है ना, हाँ, तो यहां से आएगा, ऐसा है। अब इनको ऐड करना, एक्चुअली ऐड कैसे होगा, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है a/2, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है +a/2, इसी तरह से t कुछ वैल्यू पे यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, तो ऐसे इनको ऐड करना इंस्टेंटेनियसली एक एक इंस्टेंट को कंसिडर करके इज नॉट ईजी, इज नॉट ईजी। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के भी डिफिकल्ट पड़ जाता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, हम इसमें फेजर की हेल्प लेंगे, जो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया, उसकी हेल्प लेंगे, वेक्टर्स लॉज लगाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे, और वेक्टर सम की तरह इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट अ वेक्टर बट वेक्टर सम की तरह इसको ऐड करेंगे। आप देखना क्या मैं बात कर रहा हूं, आप जरा ध्यान देना, देखना। अब मैं इन्हीं दोनों को कैसे ऐड करूंगा, देखना। इन दोनों को मैं एक साथ बनाऊंगा, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा इसमें। इन दोनों को ऐड करूंगा किस तरह से, एक वेव मैंने एक एक फेजर मेरा +30 पे है, बिल्कुल जी, एक मेरा -30 पे है, दोनों की वैल्यू ज़रूरी नहीं है बराबर होना। ठीक है, अब जो फेजर है, एक और बात मैंने बताई नहीं, यहाँ दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड ए के बराबर लेना है आपने, ये मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। ठीक है, ए के, मैं यहाँ बना देता हूँ छोड़ा उसको, यहाँ ये किसके बराबर, ये A2 है ना, A2 है नीचे वाला, A2 है ना नीचे वाला, ये +30 वाला A2, और ये आ गया आपका A1, ये आ गया आपका 30 डिग्री नीचे की तरफ क्लॉकवाइज की तरफ, और ये आ गया आपका +30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। इनको ऐड करने के लिए सिंपली 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 आप लोगों ने क्या लगा देना है, पैरेललोग्राम लॉ
जो आपने वेक्टर लॉ में ऑफ एडिशन में सीखा था, बिल्कुल डिट्टो वैसे लगाओ, एक एक चीज़ वैसी है। यही हमने यहाँ सीखना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, जो मेरे को आपको बतानी थी, जिसके लिए मैंने इतना लंबा आपको सब पीछे वाली सारी चीज़ें बताई। क्या कि इनका सम जब आपने लेना है तो जस्ट ड्रॉ, मेक इट्स पैरेललोग्राम। वही पैरेललोग्राम लॉ की तरह जैसे हम बनाते हैं हमेशा, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ की तरह ही बना रहा हूँ, कुछ नया नहीं बना रहा हूँ। तो ये इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्ट, ठीक है। और ये एंगल आपको याद होगा, हम किसी भी एंगल को जब मेजर करते थे, मैं आपको एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इसमें आप इसको, और हम ये वाला एंगल भी फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ये वाला। और ये जो एंगल है वो हम, लेकिन जब इसमें लगाते थे पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, तो हम ये वाला एंगल एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एक वेक्टर के साथ, जिसको हम बीटा बोलते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम वही लगाएंगे। पहले तो हम मैग्नीट्यूड को लेके ही बात कर रहे हैं, बीटा को लेके ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ ए नेट, इसका मतलब ए नेट किसके बराबर आएगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ए नेट आपको मालूम है बड़े अच्छे से किसके बराबर होता है। ए नेट मतलब आपका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहां जो कॉस फाई है, व्हाट इज फाई हियर, इन दोनों के बीच का एंगल। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। और उसको हम पता क्या बोलते हैं, आप इसको ध्यान देना यहां पे, वेव फॉर्म की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हें क्लियर कट नजर आ रहा है 60 डिग्री है, लेकिन अगर हम वेव फॉर्म्स को देखें तो जरा देखना, जरा क्या है वेव फॉर्म्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करें आप, देखें देखें, एक मिनट। जो एंगल फाई है ना, एक्चुअली इसको हम क्या बोलते थे वहां पे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। लेकिन यहां क्या बोलेंगे, ध्यान देना, यहां क्या बन जाएगा, दैट इज फेज डिफरेंस। कॉल इट फेज डिफरेंस। यहां फेज डिफरेंस कैसे, आप देखो मैं बताता हूं फेज डिफरेंस। वेव फॉर्म को लेके ये वर्ड है फेज डिफरेंस, उसको हमने समझना है। फेज डिफरेंस हम किस तरह से निकाल दिखाते हैं, देखो इसका जो इनिशियल पॉइंट है और उसके इनिशियल पॉइंट में दोनों में गैप कितना है। इसका इनिशियल पॉइंट ये है इधर, और इसका इधर, ये कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का गैप, एंगल में बात करेंगे। जब एंगल में हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फॉर्म्स। इन दो वेव फॉर्म्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है, दैट इज दिस। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 60 डिग्री है, बिल्कुल है। इसको बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। ये वेव फॉर्म, तभी मैं इसको पीछे से शुरू किया था, इसको आगे से शुरू किया, मतलब जहां से ही शुरू हुई ऊपर, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल कहां से शुरू हुआ वो देखना होता है अपने पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहां से ये मतलब वेव फॉर्म जो शुरू हुई, ये मतलब पॉजिटिव साइकिल तुमने कहां से शुरू किया, ये मतलब है। तो पॉजिटिव साइकिल कहां से शुरू किया, इसका यहां से, इसका पॉजिटिव साइकिल शुरू कहां से किया, यहां से। तो इन दोनों के बीच का गैप, और ये गैप हर जगह सेम है, ऐसा नहीं कि यहां ये गैप है, यहां पे जब अगर आप यहां से गैप निकालोगे ये वाला यहां से, ये भी सेम आएगा। ये देखो एक वेव फॉर्म के बाद का, ठीक है, ये भी सेम आएगा, ये भी 60 डिग्री। अब वो वेव फॉर्म यहाँ बनाई है, ये छोटी बड़ी बन जाती है, बट अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज की यही प्रॉपर्टी है कि फ्रीक्वेंसी सेम और उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसको बिल्कुल विड्थ को प्रॉपर बनाओ तो आपका बिल्कुल कांस्टेंट आएगा। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कांस्टेंट, इसलिए क्योंकि ये छोटी बनी है थोड़ी और ये बड़ी बनी है, ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, लेकिन हम यहां से, अब यही चीज आपने ये समझनी है कि जो फेज डिफरेंस यहां 60 डिग्री आया, जो फेज डिफरेंस यहां 60 डिग्री आया, वही यहां पे 60 डिग्री आया है, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसको हम वहां बोलते थे, लेकिन यहां हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। तो फाई इज द फेज डिफरेंस हियर, phi is the phase difference, phase difference, phi is the phase difference। बस इतना इनफ है, phi is the phase difference,
तो ये हमारा आ गया। ये इसकी सारी की सारी कहानी है जो हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी के आगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन भी चलेगा, जो अब हम इसके बाद सीखेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, सब चीज़ें इसके साथ चलेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब इंपॉर्टेंट था। इसके आगे ये जस्ट बेसिक था, ठीक है। इसकी बात को अंडरस्टैंड, ये जो मैंने आपको यहाँ सिखाया ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली एक पार्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब एक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे तो उसको वेव नहीं कहेंगे, फिर वो एक क्या बन गया, SHM फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बन गया। कि P को डिस्प्लेसमेंट S1 के कारण भी है, P को डिस्प्लेसमेंट S2 के कारण भी है, नेट डिस्प्लेसमेंट P को कितनी मिलेगी वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो सारी स्टोरी बनेगी। अब देखो इन दोनों के बीच में एक्चुअली फेज डिफरेंस कितना है। हमेशा अभी मैंने जो ये वेव फॉर्म बनाई है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अल्टीमेटली क्या, अगर वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x1, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, ठीक है। तो इसलिए दोनों की इक्वेशन आपको डिफरेंट, अगर दोनों x1 ट्रेवल करते तो दोनों का क्या आना था, x1 x2, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आना था, 0। अगर मैं यहां पे इसके फेज डिफरेंस को अगर कंपेयर करो आप इसके साथ, तो आप इसका फेज डिफरेंस किसके बराबर आया, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसमें फेज डिफरेंस किसके बराबर आया, यहां लिखता हूं, ये दो वेव फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहां पे आपका फेज डिफरेंस किसके बराबर आएगा, फाई फेज डिफरेंस किसके बराबर आएगा, ध्यान देना जरा प्लीज। आप किस तरह से फेज डिफरेंस निकाल रहे थे, अगर आपको ध्यान दो तो आप इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, और आप ऐसा मान लो कि x1 जो है वो छोटा है किससे, x1 से, x2 से, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे -kx1 है इसलिए नीचे बनेगा, यही है ना आपका, जैसे हमने +30 -30 लिखा था, यहाँ पे -kx2 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालने के लिए क्या देखना है, ये आपका आ गया -kx1, ठीक है, एक आ गया आपका -kx2, ये आ गई आपकी दो वेव फॉर्म्स, एक y1 की और एक y2 की, ठीक है, दो फेजर्स, एक y1 का और एक y2 का, इसको 1 और 2 लिखो, ठीक है। ये आपका a1 और ये आपका a2, और इन दोनों के बीच का एंगल ये आ गया, ठीक है। और इसमें समझने वाली बात ये है, इसमें एक और क्या, देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल है kx1, ठीक है, वही है ना 30 डिग्री वाला, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, kx2, कितना है, kx2। तो अल्टीमेटली फाई क्या है, दोनों के बीच का एंगल, ये कितना होगा, kx2 माइनस kx1, kx2 माइनस kx1, अल्टीमेटली क्या बन गया, kx2 माइनस x1। और ध्यान देना प्लीज, x2 माइनस x1 क्या है, ध्यान देना प्लीज, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 है कि इन दोनों का पाथ का डिफरेंस। x2 माइनस x1 में हम इसको लिखेंगे k डेल्टा x, वेयर डेल्टा x इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल दोनों ने डिफरेंट किया, दोनों वेव फॉर्म्स को डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, दोनों डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ। अगर ये दोनों डिस्टेंस ट्रेवल सेम नहीं करती, ठीक है, अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती तो फेज डिफरेंस आता नहीं आता, लेकिन यहां पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर वो पार्टिकल P, ध्यान दो, अगर वो पार्टिकल P इक्वल डिस्टेंस पे होता, कहां से, S1 और S2 से, तो दैट मीन्स कि पाथ डिफरेंस कितना होता, 0, यानी कि फेज डिफरेंस कितना होता, 0। ये बातें मैंने आपको यहां बताई, ये बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख के रखना है, एक एक बात को नोट करके रखना है अपने दिमाग में भी और कॉपी पे भी। थैंक यू वेरी मच।